धन्यवाद। भारत एक किस्म से दो जंग लड़ रहा है। एक तरफ कोविड तो दूसरी तरफ चाइना की फौज लद्दाख में हमें तंग कर रही है, घुसने की कोशिश कर रही है। तो आप जो है, आपकी सरकार जो है इन दोनों से जूझ रही है। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि पहले तो कोविड के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। परंतु आज मैं सिर्फ कोविड और विशेषकर दिल्ली की कोविड की परिस्थिति के लिए बात करने के लिए आपके सामने हूं, क्योंकि विगत 2 सप्ताह में दिल्ली में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ा है और धीरे धीरे स्थिति को हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली की जनता से साझा करना जरूरी है और जागरूकता की दृष्टि से भी ये जरूरी है और उनको जो करना है उसके लिए भी जरूरी। इसलिए आज विशेषकर दिल्ली के कोरोना वायरस की स्थिति पर, संक्रमण के फैलने की स्थिति पर और देश के कोरोना वायरस संक्रमण पर ही बात करेंगे, एक लिमिटेड सब्जेक्ट पर बात करेंगे। जी, दिल्ली के बारे में आप कह रहे थे तो मैं दिल्ली से ही सवाल करती हूँ कि दिल्ली की तुलना जो है वो वुहान से की जा रही है कि बेड नहीं है, टेस्टिंग नहीं है और जनता में एक रोष भी है, घबराहट भी है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो मना कर रहे हैं कुछ लोगों को लेने के लिए और अगर अंदर ले भी रहे हैं तो उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। तो इसको निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं थोड़े चरणबद्ध आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, मगर पहले मैं एक स्थिति स्पष्ट कर दूं कि लगभग जून के दूसरे सप्ताह में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी, ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर थे, मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई और कई लोग पलायन की भी सोचने लगे। एक दूसरा निर्णय आ गया कि दिल्ली के बाहर के व्यक्तियों को दिल्ली में इलाज नहीं कराया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूं, मैं भला कहां जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है तो। दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे राज्य के लोग यहां पर रहते, आते हैं, जाते हैं। आसपास के राज्यों से, जैसे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से ढेर सारे लोग यहाँ बसते हैं। ऐसा करना संभव नहीं था, तो वो निर्णय को केंद्र सरकार ने बदला और ये तय कर दिया कि हर एक व्यक्ति का इलाज हर एक अस्पताल में होगा। और उसके बाद में मैंने 14 तारीख को एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बुलाई और जो आप बात कर रहे हैं वो सारे फैसले कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में हमने करे। एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव खाका है, इसमें 3, जहां तक कोरोना का सवाल है, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रोल 3 संस्थानों का आता है। तो दिल्ली सरकार स्वतः, दूसरा एमसीडी, 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और तीसरा भारत सरकार। तो ये तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी था। तो वो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था, देश और दुनिया के कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की बहुत सारी इंफॉर्मेशन भारत सरकार के तज्ञों के पास थी। जैसे डॉक्टर पॉल है, नीति आयोग के मेंबर हैं, हमारे डॉक्टर भार्गव हैं, आईसीएमआर के हैं और एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी हैं। ये तीनों के पास पूरे देश भर की स्थिति और दुनिया भर की लेटेस्ट स्थिति की जानकारी थी। भारत सरकार काफी कुछ मदद भी करती है। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार का मेन रोल है ही है और अस्पताल बहुत सारे एमसीडी के हैं, नीचे के कर्मचारियों की संख्या भी एमसीडी की ज्यादा है। तो एक व्यापक अभियान कोरोना के खिलाफ चलाना है तो तीनों ने मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। तो मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे और बाद में एमसीडी के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए और आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आएगी। पर ये क्राइसिस तक क्यों आया? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन थी तो 14 जून वाली मीटिंग की क्या जरूरत थी? क्या पता नहीं था कि ये होने वाला है ऐसे? देखिए, आमतौर पर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करने की और
व्यवस्थाओं को ठीक करने की। मगर जब मनीष जी का बयान आया तब मुझे लगा कि अब भारत सरकार को प्रेक्षक नहीं बनाना चाहिए। मोदी सरकार की पूरे देश की जवाबदारी, प्रधानमंत्री जी की पूरे देश की जवाबदारी। प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा कि भाई गृह मंत्रालय ने इसमें इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ना चाहिए, दिल्ली सरकार को मदद करना चाहिए। आज भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं, दिल्ली सरकार को हम मदद कर रहे हैं, परंतु कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होता है नहीं होता। इसलिए भारत सरकार ने इसमें कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से हस्तक्षेप तो नहीं कह सकते, मगर एक मीटिंग बुलाकर काम करना शुरू किया। इसमें जो कमियां हमारे ध्यान पर आई, व्यापक चर्चा के, कुछ दिल्ली सरकार ने भी मुद्दे रखे, कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने रखे, कुछ एमसीडी के मेयरों ने रखे। क्योंकि दूसरे ही दिन मैंने मेयरों के साथ भी मीटिंग की, ऑल पार्टी लीडर्स के साथ भी मीटिंग की, और सबके जो सुझाव है इसके आधार पर हमने बहुत सारे निर्णय करे। सबसे पहला निर्णय करा कि 30 जून तक कंटेनमेंट जोन के हर घर का सर्वे हो जाएगा। इसमें हल्का सा भी लक्षण है जिसमें कोरोना का खांसी भी है, जुकाम है, बुखार है, कुछ भी है, सर दर्द है, सूंघने की क्षमता चली गई है, टेस्ट चला गया है, ये सारे लोगों की सूची तैयार करी और हमने मास लेवल पर टेस्टिंग बढ़ाया। पहले मैं बाद में टेस्टिंग पर आऊंगा, मगर मास लेवल पर टेस्टिंग बढ़ाया और मुझे भरोसा है कि ये 30 तारीख तक हम पूरा कंटेनमेंट जोन का टेस्टिंग कर देंगे और बाद में 21 जुलाई को तय किया कि पूरे दिल्ली का हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे, जिससे जिसको थोड़ा सा भी कोरोना का भय हो उसका टेस्टिंग किया जाए और कम से कम उसको आइसोलेशन में डालने से वो फैलाए नहीं। ताज्जुब तो इस बात की हो रही थी कि आप होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री होने के नाते आपको हर स्टेट, हर राज्य को देखना है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन दिल्ली में ऐसी क्या केओस वाली सिचुएशन आ गई। और इंग्लिश में एक कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर हैं, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उस पर आप भी आ गए, तो इसमें तालमेल अब बढ़ा है। जरा भी कोई खींचातानी नहीं है, बिल्कुल। मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बता सकता हूं कि परिस्थिति कंट्रोल में। दिल्ली सरकार ने हमें कहा था कि भाई एम्बुलेंस बढ़ानी है, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने हैं, वेंटिलेटर बनाने। हमने 500 ऑक्सीजन सिलेंडर इमीडिएटली दे दिए, 10,000 के करीब ऑक्सीनोमीटर दे दिए, 440 वेंटिलेटर दे दिए हैं, और भी जरूरत पड़ेगी तब देते जाएंगे। और एम्बुलेंस के लिए भी दिल्ली सरकार को अधिकृत किया गया है कि वो ओला, उबर और ऐसी कंपनियों के साथ मिलकर एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, और ये अच्छे से चल रहा है। सबसे आपको ताजुब होगा, सबसे बड़ी खराब परिस्थिति डेड बॉडीज की थी। लगभग 400 से ज्यादा, 350 से ज्यादा डेड बॉडीज संस्कार बगैर के पड़े रहे थे। हमने तय किया था कि 2 दिन के अंदर सभी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा अपने अपने धर्म के हिसाब से, और आज एक भी डेड बॉडी पेंडिंग नहीं है। और जिनका दुर्भाग्य से मृत्यु होता है उसका हमने तुरंत ही उसी दिन शाम तक संस्कार हो जाए ऐसी व्यवस्था करी है और अच्छे से चल रही है। इसमें एमसीडी का बहुत बड़ा रोल है, दिल्ली सरकार का भी रोल है। दूसरी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी स्मिता जी की, अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं, उनको गाइडेंस चाहिए। तो एम्स के टेलीफोनिक गाइडेंस की हमने व्यवस्था कर दी। अस्पताल से कोई भी व्यक्ति वो डेडिकेटेड नंबर पर फोन करता है तो एम्स के विशेषज्ञ वहां उपस्थित होते हैं। वो पेशेंट की हालत को टेलीफोनिकली जानकर वो डॉक्टर जो दिल्ली सरकार के अस्पताल का है इसको गाइड करते हैं और तुरंत ही सर्वश्रेष्ठ इलाज की दिशा में उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और 3 टीमों का गठन कर दिया जिसमें दिल्ली सरकार के भी डॉक्टर थे, भारत सरकार के भी, एम्स के भी डॉक्टर थे और आईसीएमआर के भी विशेषज्ञ थे। उन्होंने सभी अस्पतालों का निरीक्षण कर स्थान पर जाकर जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए कदम उठा लिए। आप कल्पना कर सकती है, हर वार्ड का सर्वे, हर वार्ड की सिस्टम को हमने ठीक करने का काम किया है और इसके लिए मानव संसाधन भी बढ़ाए हैं और कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए भी दिल्ली सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। मानव संसाधन की बात चल रही है तो क्या ये अभी जैसे आपने 10,000 बेड्स का खोला है, 5,000 बेड्स, इन सब के लिए वेंटिलेटर्स और नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, ये सब उपलब्ध हैं कि इनके लिए एडवर्टाइजिंग तो हमने देखे नहीं है,
तो कहाँ से आएंगे इन देखिए लोगों के ऐसा लिए? है, हमने सपोर्ट स्टाफ मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आएंगे। जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है, एक कॉल सेंटर से उनका संपर्क किया गया है, उनको वापस लाने के लिए करा है, और बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारियों को लाए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेडिकल टीमों को लगाया गया है, जैसे अभी एक 10,000 बेड का जो कोविड सेंटर बन रहा है, वहां पर पूरा आईटीबीपी लेगा। 16,000 बेड रेलवे बना रही है, उसका पूरा सेना ने जिम्मा लिया है। ये सारी चीजें हमने मेडिकल सुविधाएं, मानव संसाधन बढ़ाने के लिए करी है। कोऑर्डिनेशन की जब बात चल रही थी तब भी बार बार डिसीजंस चेंज होते हैं कि होम आइसोलेशन होगा कि नहीं होगा, कंपलसरी होगा कि नहीं होगा, दिल्ली गुड़गांव के बीच ट्रैफिक आने देंगे कि नहीं, दिल्ली नोएडा के बीच। एनसीआर का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही सा हो गया है। ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ तक कोविड का सवाल है, एनसीआर की भी मैंने मीटिंग की है, एनसीआर के सारे लोग आए थे, इनके साथ मीटिंग की है। और अभी दिल्ली का जो मॉडल बना है, मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करने वाला हूँ। अरविंद जी तो लुक में है ही है, उनको साथ में रखकर ही फैसला करते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी बात करूंगा। और एनसीआर को पूरा संपूर्ण जानकारी अब तक इकट्ठा हो गई है, गृह मंत्रालय में और स्वास्थ्य मंत्रालय में आ गई। एक समन्वित रणनीति हम बनाएंगे एनसीआर के लिए, दोनों मुख्यमंत्रियों से बात कर और इसी तरह से टेस्टिंग बढ़ाना, अस्पतालों का गाइडलाइन तय करना, ये सारी चीजें एनसीआर में भी चली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और ढेर सारे फैसले लिए हमने। जब नेशनल लेवल पर बात होती तो प्रधानमंत्री जी ने भी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, आपने भी की है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे राजनीति जो है वो हावी है इवन इन दिस कोविड फाइट। पीयूष जी ने ट्रेन्स का इंतजाम किया तो ममता जी ने मना कर दिया, या फिर उद्धव जी ने कहा कि हमें नहीं चाहिए अभी। तो इस सब में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो जैसे लग रहा था कोलैप्स कर गया। शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन अब जैसे लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो हावी है। छोटी छोटी बातों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने जिक्र किया कि भाई होम आइसोलेशन में विवाद हो गया, कोई विवाद नहीं हुआ है। देखिए दिल्ली में जितने भी डेथ हुए थे कोविड के कारण, इनका एनालिसिस हमने एक्सपर्ट्स के साथ करा है। लगभग 50% डेथ 1 दिन से 3 दिन के अंदर एडमिशन के अंदर ही हो गए। इसका अर्थ ये होता है कि होम आइसोलेशन से व्यक्ति ज्यादा अपनी स्थिति बिगाड़ कर आता है। अब हमने रैपिड टेस्ट, मतलब एक फास्ट टेस्टिंग की प्रक्रिया चालू करी है, और उसके कारण जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, इसमें 2 क्राइटेरिया करें। एक तो आइसोलेशन के लिए जिसके घर में 2 कमरों से ज्यादा व्यवस्था ही नहीं है, वो क्या आइसोलेट करेगा अपने आप को? वो तो चॉइस है, फिर क्वारंटाइन सेंटर में जाए, तो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर में जाए। दूसरा, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर आदि कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण इसकी इम्यूनिटी कम हुई है, ऐसे लोगों को भी हमने आइसोलेशन सेंटर में भेजने के लिए निर्णय किया है। अब इस पर थोड़ी बयानबाजी होगी, राजनीति है स्मिता जी, मगर फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैं कहता हूं, हमारी मीटिंग के पहले दिल्ली में 25 मार्च से 14 जून तक लगभग 2,41,000 टेस्ट हुए थे, तो प्रतिदिन 4500 टेस्ट होते थे। अब 15 जून से लेकर 25 जून तक 11 दिनों में 1,75,141 टेस्ट हुए, तो प्रतिदिन 16,000 टेस्ट हुए, तो 4.5 गुना टेस्ट की बढ़ोतरी करी है हमने। इसीलिए नंबर बढ़े हैं। नंबर तो प्रारंभिक बढ़ेंगे, मगर वो फैलने की गति भी कम हो जाएगी। मैं ये स्पष्टता करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो रहा है, तो मैं ये स्पष्टता करना चाहता हूं कि अभी मानो 3,000 तक नंबर एक दिन 4900 4,800 तक गया, मगर अब 3,400 3,200 आता है। ये इसलिए आता है कि पहले 4500 की जगह 16,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो नंबर थोड़ा बढ़ेगा, मगर ये जो 3,400 लोग आइडेंटिफाई हो गए, इनके आइसोलेशन के कारण वो फैलाएंगे नहीं। वो जिन जिन को मिले इनके भी हम दूसरे दिन टेस्ट कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था नीचे तक, वार्ड तक, घर तक करने की व्यवस्था दिल्ली सरकार, भारत सरकार और एमसीडी ने मिलकर करी है। इसके कारण गति निश्चित रूप से कम होगी, और ये छोटा मोटा इधर उधर चलता है। देखिए राजनीति में सब लोग अपना अपना नहीं, पर हो ना, मतलब एक गृह मंत्री होने के नाते आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, मतलब एलएनजेपी हॉस्पिटल, ये इट वाज लाइक अ शॉकिंग विजुअल कि आप एलएनजेपी हॉस्पिटल जहां पे इतने सारे कोविड पेशेंट्स थे, आप वहां पे चले गए।
तो सिचुएशन ऐसा लगता है पैनिक से। इससे स्वास्थ्य कर्मचारियों का हौसला अफजाई भी हुआ है, जनता का भी विश्वास बढ़ा है। और इसके बाद हमने कुछ फैसले लिए, जैसे हर वार्ड में सीसीटीवी लगाया, तो अब हमें बाहर बैठकर मालूम पड़ता है कि स्टाफ है कि नहीं, चेकिंग ढंग से होती है या नहीं होती है, इनको खाना पीना ढंग से मिलता है नहीं मिलता है। और जब रसोई बंद हो जाती थी वहां पर, कोई रसोई खाना बनाने वाला कर्मचारी ही अगर संक्रमित हो गया तो बंद हो जाता था। तो हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था करी, जिससे वैन से आते हैं। मैं वहाँ परिचारिकाओं को भी मिला, अपने नर्सिस बहनों को भी मिला, उनकी दिमागी मतलब लड़ रही है बहादुरी के साथ, फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। तो साइको सोशल काउंसलिंग की भी शुरुआत हमने की। इसके कारण एक इनका भी हौसला बढ़ा है। डॉक्टरों के साथ बात करने से जमीनी दिक्कतें भी काम में आई। और ये सारों को, एम्स के डायरेक्टर भी मेरे साथ थे, ICMR के अध्यक्ष भी मेरे साथ थे, ये सब ने इसको अपनी टीमें जो विजिट में गई, ये सारी चीजें हर अस्पताल की चेक कर उसी मॉडल पर उसको सुधारने का हमने काम किया। एक बाहर बोर्ड लगा दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, और बेड का रियल टाइम स्टेटस हर घंटे वहाँ होता है, जिससे कोई मरीज को न बोल सके। इस प्रकार की काफी व्यवस्था करी। ये सब इंफॉर्मेशन जो है, ये देखिए पहले होता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, GOMs होती थी, GOM के बाद मिनिस्टर्स जो थे वो बता देते थे ये सब इंफॉर्मेशन। पर अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और लगभग ना के बराबर है, 2 हफ्ते में 2 या 3 सिर्फ इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाला जाता है। जैसे आपने अभी बताया कि ये सब हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं था अभी तक। इसीलिए तो स्मिता जी मैं आपके सामने बैठा हूँ। सर, दिल्ली सरकार ने कहा है कि अनऑफिशियली कह रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन ये जो है ये ऑफिशियली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है। तो क्या ये सही है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है कोविड का? देखिए, मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, और छिपाने से आगे का रास्ता भी संकरा होता है, खुलता नहीं है। मैंने इसकी 3 सबसे सीनियर अफसरों से बात करी है, डॉक्टर पॉल, ICMR के अध्यक्ष डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गुडेरिया से। अभी ये स्थिति दिल्ली में नहीं आई है। ऐसी स्थिति इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि करे हुए टेस्टों में 30% पॉजिटिव आते थे, मगर वो इसलिए आते थे कि आप अंतिम समय में ही टेस्ट में ले जाते थे। अब जब हम 20,000 टेस्ट करने लगे तो ये स्थिति नहीं है। आप मेरी बात समझ रही? जी जी। और जरा भी, और से मैंने इसकी टेक्निकल चर्चा भी की है, और किसको कहा जाएगा ये भी चर्चा करिए। आज दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखें 3 महीने में, तो जो पहले जो क्रिटिसिज्म चल रही थी इंडिया के खिलाफ कि हमने श्रमिकों का देखा नहीं है, और जिस तरह उनकी ट्रीटमेंट हुई थी, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी वापस जाने के लिए। उसके बाद अब गरीब कल्याण योजना, गरीब रोजगार योजना जो है मनरेगा के तहत, क्या उनके लिए अब जो किया जा रहा है वो काफी है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं। इस समस्या में मुझे लगता है कि ढंग से सरकार के प्रयासों को मीडिया ने बताया नहीं है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से मैंने भी और प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत बात करी थी कि श्रमिकों के लिए आप रहने की, खाने की व्यवस्था करिए, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। सभी राज्यों ने व्यवस्था की, लगभग 2.5 करोड़ लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई। पैसे का सवाल आया, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत निर्देश दिया, 11,000 करोड़ रुपया गृह मंत्रालय से NDRF का अकाउंट में सभी राज्यों को प्रो रेटा ट्रांसफर कर दिया गया, वहां के श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए। उसके बाद जब जहां जाना था वो राज्यों में व्यवस्था ठीक हो गई, अस्पताल शुरू हो गए, ढंग से इसके लिए तैयार किए गए, क्वारंटाइन सेंटर बन गए। इसके बाद श्रमिक दिन के दिन ही, मजदूर दिन के दिन ही प्रधानमंत्री जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला दिया, और लगभग 4,594 ट्रेन अब तक गई है। 63 लाख श्रमिक, 63 लाख श्रमिक जो दूर के विस्तार में है, वो ट्रेनों के माध्यम से सफलतापूर्वक गए हैं। 42 लाख के आसपास श्रमिक आसपास के, जैसे गुजरात से राजस्थान है, महाराष्ट्र से गुजरात है, आंध्र से तेलंगाना है, केरल से तमिलनाडु है, इस प्रकार के श्रमिक जो थे
जो पड़ोसी राज्य के थे वो बसों के माध्यम से पहुंचा गए। ये बात ठीक है कि कुछ दृश्य ऐसे हुए हैं जो हर व्यक्ति को दुख पहुंचा है, इसका हमें भी दुख है। धैर्य जब खो देता है व्यक्ति तो पैदल निकल गया। उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को सूचना दी, मुझे भी सूचना दी। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करी कि आप रोड पर एसटी बस चलाएं, उनको एक रेलवे स्टेशन पर ले जाए और रेलवे वहां से ले जाएगा। तो मैं मानता हूं लगभग सभी चीजों को मिल मिलाकर 1,20,00,000 लोगों को देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने का काम किया है। हर राज्य ने, विशेषकर यूपी ने, बिहार ने, उड़ीसा ने, जहां श्रमिक ज्यादा ही जाने थे, झारखंड भी, ये सभी राज्यों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद राज्य की एसटी बसों से उनको पहुंचाया गया क्वारंटाइन सेंटर में। क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखा गया। निकलने के बाद किसी राज्य ने 1,000 रुपया, किसी राज्य ने 2,000 रुपया उनको दिया है घर पहुंचने के नहीं, घर तो पहुंचाया, बसों से एक्स्ट्रा दिया है, एक किट दी है और खाने पीने का इंतजाम करा है। अब वो सारे श्रमिक अपने गांवों में अच्छे तरीके से सेट हुए। जहां तक रोजगारी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने रोजगारी के लिए अभी ही एक स्कीम लॉन्च की है और कल यूपी में कार्यक्रम हुआ, उसके 2 दिन पहले बिहार में कार्यक्रम। उन लोगों को रोजगारी देने की प्रयास हो रहा है। मनरेगा के दिन भी बढ़ाए गए हैं, वेतन भी मनरेगा का बढ़ाया गया है और एक अस्थायी परिस्थिति है। इसके बाद में सभी श्रमिक अच्छी परिस्थिति होते ही अपने अपने जहां उनका नौकरी, परमानेंट नौकरी था, काम करते थे, वहां जाना जरूर चाहेंगे। जो चाहेंगे उनको भेजने की भी व्यवस्था है। ट्रेन चालू हो गई है, काफी सारे लोग अभी जा भी रहे हैं। मगर भारत सरकार ने एक विशेष ड्राइव चलाकर उनको अभी, जब तक कोरोना है तब तक, और कुछ जगह पे ये परमानेंट भी व्यवस्था हो जाएगी, इसके चलते वहीं पर उनको रोजगारी मिले, इसका एक अभियान चला है। तो मैं मानता हूं कि बहुत ढंग से इसको हमने एड्रेस किया है। राहुल गांधी जो है वो उन्होंने शुरू से ही कहा कि या तो ना तो श्रमिक के मामले में, ना फिर अब कोविड से जो मुकाबला हो रहा है इसमें मोदी सरकार जो है बिल्कुल ही नाकाम रही है। उन्होंने तो सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल किया है आपकी सरकार के खिलाफ कि जीत नहीं सकती आपकी सरकार। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। और शुरू से देश भर, दुनिया भर में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के अंदर सरकार भी लड़ी है और 130 करोड़ लोग भी लड़े हैं और सब राज्य सरकारें भी लड़ी हैं। और नरेंद्र भाई की नेतृत्व की स्वीकृति का परिणाम है। मैंने आज तक मेरे सार्वजनिक जीवन में और मेरी स्मृति में एक भी घटना ऐसी नहीं है कि एक नेता के कहने पर एक भी पुलिस के बगैर पूरा देश कर्फ्यू में हो, हर घर में घंटी बजाई जाए, हर घर दिया जलाए, देश के करोड़ों लोग कोरोना वॉरियर्स के लड़ाई को, उनके साहस को, उनके बलिदान को एक्नॉलेज करें। और इसी का परिणाम है कि कोविड के कारण प्रति 10 लाख आबादी भारत में 357 लोग संक्रमित है, कल तक का मैं डेटा कह रहा हूं, और विश्व में 1250 है। 1250 और 357 से आप अंदाज लगा सकते हो कि हम रोकने में कितने सफल हुए हैं। कुछ लोग मुझे कहते थे कि अमित भाई मृतदेहों की ट्रकें भरी जाएंगी, मुझे सावध करने के लिए कहते थे। मैं नाम देना नहीं चाहता, मगर उनके मन में भय था। मगर आज भारत सरकार, सभी राज्य सरकारें और मोदी जी के नेतृत्व के कारण विश्व में जब 1250 लोग संक्रमित हैं, हम 357 पर अटके हैं। अमेरिका के पूरा होने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिका में 7,569 लोग संक्रमित थे प्रति 10 लाख, ब्रिटेन में 4,537, ब्राजील में 5,802 और रूस में 4,254 लोग संक्रमित थे। और रिकवरी रेट
जो मार्च 25 को 7.10 था, अब 55% हुआ है। आज का अखबार देख लीजिए तो 57% हुआ है। तो मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी स्थिति है। और जहां तक मृत्यु का सवाल है, जो एक्चुअल आउटकम है लड़ाई का, कि कितना मृत्यु कम कर सकते हो आप, मानवों की, मनुष्य की जान कितनी कम जाएगी, इसके भी आंकड़े देख लीजिए। प्रति 10 लाख वैश्विक औसत 63.2 है, 63.2, भारत की 11 है, अमेरिका की 383 है, 383, ब्रिटेन की 637 है, ब्राजील का 259 है, रूस का 60 है। तो मैं मानता हूं भारत जैसे देश ने विकसित देशों के कंपैरिजन में भी ये लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी है। ये बात सही है कि अब कहना है तो कह सकते 11 भी क्यों हुई है, कहना है तो आप कह सकते हो। आप विकसित देश के बारे में कह रहे तो भारत विकासशील देश है और हमारे लिए डेवलपिंग नेशन है, तो हमारे लिए जो है इकोनॉमी को एक टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मलसी, उसके लिए इंडस्ट्री का फिर से शुरू होना बहुत ज़रूरी है। और जब श्रमिक चले गए हैं तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो तो प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हाउ इज इट गोइंग टू इम्प्रूव, हाउ इज द देखिए, श्रमिक चले गए हैं, टेम्पररी बात है, आप पहले मेरी बात समझ कर चलिए, परमानेंट नहीं गए। पर अगस्त तक तो रेलवेज चलेंगी नहीं, तो फिर कैसे आएंगे? रेलवेज आज भी चालू है, रेलवे आज भी देश के 90% रेलवे स्टेशनों को रेलवे ने कनेक्ट कर लिया है। ये बात सही है कि अभी की स्थिति में कोई नहीं चाहेगा कि दूसरे राज्य में जाए, परिवार वाले जाने भी नहीं देंगे कुछ समय, मगर ये वैश्विक स्थिति है। मुझे पूरा भरोसा है कोरोना काल में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस समय का उपयोग करते हुए ढेर सारे रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे कोयले के क्षेत्र में हो, खदानों के क्षेत्र में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर लचीलापन लाना, बदलाव लाना, बैंकिंग सिस्टम के अंदर बदल लाना हो, ढेर सारे बदलाव किए हैं और कोरोना के बाद की स्थिति को देखते हुए हमने करे। तो मुझे लगता है ये हमारा बहुत बड़ा एफर्ट्स है जो निश्चित परिणाम लाएगा। हाँ, परंतु टेम्पररी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जब असर होगी तो भारत भी कैसे बच सकता है, मगर वो असर को मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, सफल नेतृत्व किया है देश का और इसका परिणाम भी अच्छा आएगा। 3 या 4 महीने हो चुके हैं, पूरे मुल्क का फोकस जो था वो कोविड पे था और अभी भी है, लेकिन राजनीति बैक सीट नहीं ले सकती। आपने हाल ही में ट्वीट किया था इमरजेंसी को लेकर, जब आपने कहा था कि बोलने के लिए फ्रीडम नहीं है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग कहते हैं तो क्या बीजेपी में है, बीजेपी में भी लोग बोल नहीं सकते हैं, तो क्या आपकी पार्टी में भी डेमोक्रेसी है? आपकी पार्टी में भी जो यंग लीडर्स हैं वो आपको सुझाव देते हैं, कोविड को लेके हो या फिर लद्दाख को लेके हो? क्या आपके जो सीनियर लीडर्स हैं वो वैसे ही ओपन है जैसे कि आप कहते हैं, या फिर कांग्रेस सही है कि आपकी पार्टी में नहीं है? देखिए, ये बहुत, डेमोक्रेसी एक बहुत व्यापक शब्द है। डिसिप्लिन और स्वतंत्रता भी अपने अपने संदर्भ, अपनी जगह रखते हैं। इस सब दायरे से बाहर निकलकर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी अगर ये सवाल पूछती है तो मैं थोड़ा आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। अडवाणी जी के बाद श्री राजनाथ जी, बाद में श्री नितिन जी, बाद में फिर राजनाथ जी, मैं बना, अब नड्डा जी बने। कोई परिवार का आदमी है क्या? इंदिरा जी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो गांधी परिवार के बाहर है। क्या डेमोक्रेसी की बात करें? और मैंने कोविड के समय कोई राजनीति नहीं करी। आप मेरे 10 साल के ट्वीट निकाल दीजिए सार्वजनिक बयान, हर 25 जून को मैं बयान देता हूं कि इमरजेंसी एक ऐसी चीज है जिसको देश की जनता ने याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के मूल पर, इसकी नींव पर प्रहार हुआ था। इस देश की जनता ने कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता ने, किसी भी नागरिक ने, किसी भी सिटीजन ने इसको नहीं भूलना चाहिए। ऐसे प्रयासों को हमेशा याद रखना चाहिए और इसके खिलाफ जागरूकता भी रखनी चाहिए। और ये कोई एक दल की बात नहीं है, देश के लोकतंत्र पर जो आघात हुआ था इसकी बात है। हर बार प्रसंग के अनुरूप उसकी भाषा बदलती है, इसका टोन बदलता है, परंतु वो ट्वीट मेरा एंटी इमरजेंसी था।
जी जी। आप गृह मंत्री है, इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि जो पिछले हफ्ते एक हैशटैग जो था वो वायरल हो गया था, जो पाकिस्तान और चाइना के हैंडल्स भी कर रहे थे, सरेंडर मोदी, जो इंडियन पॉलिटिकल हैंडल्स ने शुरू किया था, लेकिन ये सब पाकिस्तान में भी वायरल हो गया। चाइना के ट्विटर हैंडल्स, जो चाइना में ट्विटर है भी नहीं, लेकिन चाइना के सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल्स वो भी वायरल कर रहे थे। तो जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, उसके लिए क्या हम सक्षम हैं? भारत सक्षम है? पूरी तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। कभी मुझे लगता है हम अपने इंटरव्यू के दायरे से स्मिता जी बाहर जा रहे हैं। मैं थोड़ा आपके सामने, सोचा शायद आप भूल गए हो। नहीं, मैं नहीं भूला हूं। मैं ठीक से, मैं दिल्ली की जनता के लिए यहाँ पर आया हूँ, दिल्ली की जनता को आगाह करने के लिए आया हूँ। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बेड्स की स्थिति में कैसे परिवर्तन हुआ है। 14 जून को टोटल 9,937 बेड थे, आज 30,000 बेड की व्यवस्था हो चुकी है। तो अगर सपोज मेरे को कोविड हो, तो क्या मैं अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाऊं तो मुझे मना किया जाएगा कि पहले नेगेटिव सर्टिफिकेट ले आइए, या फिर आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं, ये सब पूछेंगे, या मुझे भर्ती कर दिया जाएगा? प्राइवेट अस्पतालों के विषय पर मैं बाद में आता हूं। जी। किसी भी कोविड पेशेंट के लिए भारत सरकार, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कोविड के लिए जो रेखांकित किए हैं वो सारे अस्पताल उपलब्ध है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। कोविड पॉजिटिव का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो तो जरूरी है, क्योंकि आप अगर कोविड पॉजिटिव नहीं है और कोविड अस्पताल में जाओगे तो आपको भी कोविड लग सकता है। तो मैं जो बात कर रहा हूं, कोविड बेड्स की बात करता हूं। 30 जून तक हमने 30,000 बेड बन जाएंगे। रेलवे कोचिस के अंदर 8,000 बेड बने और 8,000 की तैयारी है, मगर मैं अभी 8,000 ही गिन रहा हूँ। DRDO एक एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल बना रही है, जिसमें 250 ICU बेड भी होंगे, विथ वेंटिलेटर होंगे, वो अलग से बने हैं। और 10,000 का ITBP संचालित राधा स्वामी सत्संग न्यास के बड़े कैंपस के अंदर बारिश की सीजन को ध्यान में रखकर हमने बेड बनाए हैं, इसको ITBP संचालित करने वाली। कुल मिलाकर 30,000 बेड है। तो अभी भी जो 9,937 दिल्ली सरकार ने पहले व्यवस्था करी, वो भी पूरे भरे नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं करी थी, उनके भी खाली ही थे, परंतु हमने आगे अगर स्थिति बिगड़ती है तो क्या होगा, इसका एडवांस प्लानिंग किया। अब मैं आता हूं रेट पर। यह फरियाद दिल्ली के काफी लोगों की आती थी कि भाई प्राइवेट अस्पताल मनमाने रेट्स ले रहे हैं। तो मेरी मीटिंग में एक निर्णय लिया गया था कि डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में कुछ डॉक्टरों की कमेटी बनेगी, वो प्राइवेट अस्पतालों को भी सुनेंगे, देश भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी कंसीडर करेंगे, और कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या एक्स्ट्रा खर्च लगता है, जैसे PPE किट का खर्च लगता है, कुछ खाना बना, ब्लड टेस्ट, ये वो, और दूसरा कुछ लोगों को ज़्यादा उनको पैसा भी देना पड़ता है रिस्क के कारण, इंश्योरेंस लिया है सबने। तो ये सारे का मिल मिलाकर क्या फर्क पड़ता है, इसको देखकर उनके रेट कंसीडर करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। आइसोलेशन बेड के रेट जो 24,000 से 25,000 तक थे पहले, आज दिल्ली के कोई भी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट जाएगा तो 8,000 से 10,000 में बेड उपलब्ध करा है। पर वो एडिशनल्स होते हैं ना? नहीं 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 नहीं, कोई, सुन लीजिए आप, मैं पूरी बात बताता हूँ, पहले आप मेरा पूरा सुन लीजिए। बिना ICU, बिना वेंटिलेटर का जो ICU है, इसके पहले रेट थे 34,000 से 43,000।
एवरेज में कह रहा हूँ। अब 13,000 से 15,000 किया गया है और आईसीयू वेंटिलेटर के साथ 44,000 से 54,000 का बेड का खर्च था, इसको 15,000 से 18,000 कर दिया गया है। एक इसके अंदर कोविड के जितने टेस्ट करेंगे इंक्लूड है, वेंटिलेटर पर रखेंगे इसका खर्चा इंक्लूड है, सारी दवाइयाँ इंक्लूड है, और अगर डायबिटीज है और आपको आगे की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है तो ये भी सारा इंक्लूड है। ये पूर्णतः अपने आप में एक सील पैकेज है, आप समझ लीजिए। तो इसको हमने कम कराया है। आज दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों के अंदर, सब अस्पताल जो कोविड के लिए अपनी अपनी बताए हैं, वो सारे अस्पतालों के अंदर हमने ये व्यवस्था करी। तो एक तो 10,000 से बढ़ाकर हमने 30,000 बेड करे, रेट को हमने लगभग कई जगह 1/3 कर दिया, कई जगह आधा कर दिया है। तो ढेर सारी व्यवस्थाएं करी है और 21 जून से फिर से इसका रिव्यू करा, 14 जून की मीटिंग के बाद। अब हम जो पूरा टेस्ट बढ़ा दिए, इसके जो नतीजे आए, इसके आधार पर 26 जून तक नए कंटेनमेंट जोन बनाने थे। कल शाम को कंटेनमेंट जोन 280 नए बना दिए हैं। तो कंटेनमेंट जोन को रीडिफाइन किया गया है, क्योंकि अब टेस्ट ज्यादा करने के बाद स्थिति अलग। पूरी दिल्ली हो जाएगी? पूरी दिल्ली नहीं हुई है, पूरी दिल्ली नहीं। आप इतने सारे केसेस होंगे तो फिर कंटेनमेंट। स्मिता जी, मैं आपको और दिल्ली वालों को आश्वस्त करना, इतने सारे कंटेनमेंट जो बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, परंतु पूरी दिल्ली नहीं होगी और इस पर जल्दी काबू कर लिया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप और इतिहास ऐप दोनों को इकट्ठा मिलाकर इसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, जिससे लोग जान पाते हैं कि मेरे आसपास कोई कोविड पेशेंट आता है या नहीं आता है, और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमने लिए हैं। और ये जो सारी चीजें थी, इसके साथ हमने एनजीओ को भी जोड़ा है। इन्होंने भी अपने आइसोलेशन सेंटर चालू किए हैं और एनसीसी, एनएसएस और स्काउट और सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ने का काम किया। लगभग 6,000 वॉलंटियर हमें तैयार मिल गए हैं। अब तक एक कंफ्यूजन था कि जिले की जिम्मेदारी किसकी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग करता था, भारत सरकार। दिल्ली की यही प्रॉब्लम तो रही है हमेशा। नहीं, मगर ये मैंने 14 जून को तय कर दिया, परिपत्रित हो गया भारत सरकार की ओर से कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दिल्ली, इसके तहत एमसीडी भी काम करेगी, भारत सरकार की टीमें भी काम करेगी, दिल्ली सरकार की टीमें भी। तो एक चेन ऑफ कमांड हमने तय किया दे, और जिला स्तर की निगरानी टीमों का गठन भी कर दिया गया। उनका 2 हिस्सों में 1200 लोगों का, 2400 लोगों का प्रशिक्षण एम्स और आईसीएमआर के द्वारा वीडियोग्राफी से। डीएम तो सेंट्रल में आ गया, तो उसका मतलब है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है अब वो कंप्लीटली सेंटर के अंडर काम कर रही है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम कर रहा है, सेंटर के अंडर नहीं। अभी तो उल्टा है, एमसीडी भी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर काम कर रही है और सारी टीमें डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी कौन किसके अंडर काम कर रहा है, हम सब मोदी जी के अंडर काम कर रहे हैं और केजरीवाल जी का भी हमें सहयोग है। मैं इसमें कोई वो छूट-फूट बयान आएंगे यश लेने के लिए, आप इसको क्यों देख रही है। हाँ। और दूसरा एक हमने निर्णय किया सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू करने का, वो भी कल से शुरू हो जाएगा। और आज से फिर से बाकी दिल्ली का घर घर जाकर सर्वे करने की हमने एक मुहिम शुरू की है और कल शाम से ही शुरू किया। इसके अखबार में फोटो भी आए हैं और मैं दिल्ली की जनता को उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वॉलंटरी होगा कि अगर कोई फीवर टेस्ट करवाना चाहता है, रैपिड टेस्ट करवाना चाहता है। तो इतना पूछ रहे हैं कि आपके घर में किसी को फीवर खांसी आया है, नाम लिख लेते हैं, उनका टेस्ट करने की व्यवस्था करिए। दूसरे दिन उनको टेस्ट कराने ले जाते हैं और उनका टेस्ट करते हैं। पॉजिटिव आता है, माइल्ड लक्षण है तो घर में अच्छी सुविधा है तो घर पे रखते हैं आइसोलेशन कर। अगर तो ये तो आपका फुल टाइम काम हो गया है। एक सेकंड सुनिए ना, अगर बुखार ज्यादा है, इसके साथ में कोई और बीमारी है या तो घर छोटा है, तो उसको हम आइसोलेशन सेंटर में ले जाते हैं। और ये पूरी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से हो रही है। हर रोज शाम को मेरे टेबल पर एक रिपोर्ट आती है, मैं प्रधानमंत्री जी को रात को फोन कर ब्रीफ करता हूँ और
ये रिपोर्ट दिल्ली के वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि गृह मंत्री का सारा काम दिल्ली संभालना हो गया है। नहीं, दिल्ली संभाल नहीं रहा। मैं ऐसे गलत शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। दिल्ली सरकार भी इसमें साथ में, एमसीडी भी साथ में, मगर जब संक्रमण है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट किया कि 31/7 तक 5.5 लाख लोग हो जाएंगे, हमारे पास व्यवस्था नहीं रहेगी, ऐसा उन्होंने सार्वजनिक, पैनिक सिचुएशन हो गया था। तो थोड़ा पैनिक होगा। अब मुझे भरोसा है 31/7 को 5.5 लाख नहीं होंगे। हाँ। हम अच्छी स्थिति में होंगे क्योंकि हमने कोरोना होने से पहले उसको रोकने के प्रयास पर जोर दिया है जी। टेस्ट बढ़ाए हैं, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग चालू की है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर कॉन्टेक्ट में जो लोग आए हैं उनका भी टेस्ट करने की प्रक्रिया चालू की है और उनको भी एक प्रकार से अलग थलग करने की व्यवस्था करी है। तो फैलने का अब बहुत कम हो जाएगा। आप समझे 16,000 टेस्ट रोज होना एवरेज, और कल तो 20,000 करें, आज से भी हम 20,000 तक उसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। टेस्टिंग का रेट भी जो पहले 5,000 था उसको अब 2,400 रुपया कर दिया है। और दिल्ली सरकार के टेस्टिंग सेंटर पर जो जाएगा इसका फ्री ऑफ कॉस्ट करें, तो 20,000 में से कल जो 20,000 हुआ इसमें से 18,900 लोगों का टेस्ट फ्री किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने इंटरव्यू के दौरान इतना डेटा दिया है शायद कि ये वेबसाइट में भी नहीं है इतना डेटा, पर जाते जाते सवाल जरूर पूछूंगी मैं सर कि सब लोग जानना चाहते हैं कि सीमा पर चीन के सोल्जर्स हमारे जमीन पर आए हैं कि नहीं। आज के दिन प्रधानमंत्री ने कहा था उस दिन, लेकिन आज अब देखिए क्या वो हमारी जमीन पर ऐसा है। मैं आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो आते हैं, पहले सब आते हैं, परंतु मैं पहले एक बात कह दूं, ये मेरा इंटरव्यू आपने जो अभी लिया है वो कोविड के लिए दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए। मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहता जिससे मेरी ये मूल उद्देश्य है वो साइड पर हो जाए, टाइटल कुछ और बने और जनता कोविड से डरती रहे। तो मैं आप दोनों चीजों का डर है लोगों को, दूसरी चीजों का भी डर दूर करने वाले कर रहे हैं ना। जरूरत पड़ेगी, मेरा रोल होगा तो मैं भी करूंगा, इसके लिए सेपरेट इंटरव्यू देगा। आप सीसीएस में है सर, तो आपका रोल तो है ना? नहीं, रोल है, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। अभी ब्रीफिंग हो ही रही है, ऐसा नहीं है कि ब्रीफिंग नहीं हो रही, परंतु अभी मेरा आपको इंटरव्यू देने का उद्देश्य एक ही है कि दिल्ली की जनता के मन में से डर निकले। भारत सरकार, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तीनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि 31/7 को 5.5 लाख केस नहीं होंगे, हम अच्छी स्थिति में होंगे, बेड की कमी भी नहीं होगी। और बहुत सारी मीटिंगें करी है मैंने, 14 जून को करी, 14 जून को नगर निगमों के साथ भी करी, 15 जून को राजनीतिक दलों के साथ करी, तो मैं अस्पताल में भी गया, 21 जून को मीटिंग करी, 16 जून को रैपिड टेस्ट प्रणाली के लिए मीटिंग कर 190 सेंटर चालू किए गए और 18 जून को एनसीआर की भी मैंने मीटिंग करी है, सीरीज ऑफ मीटिंग की है। कल से फिर से मैं इसका पूरा रिव्यू करूंगा। आज तक रिव्यू हो रहा है, हर रोज रिपोर्ट आ रहा है। दिल्ली की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री आपकी हर चीज की चिंता कर रहा है, पल पल की जानकारी उनको मिल रही है, वो सामने से भी इसकी परीक्षा करें। इसलिए कृपया पैनिक में मत आइए, मगर हल्का सा भी लक्षण है तो आप एक बार टेस्ट करा लीजिए। अब टेस्ट करने में कोई देरी नहीं होती, आधे घंटे में टेस्ट का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा बुखार है, ज़्यादा जुकाम है, तो कृपया आप आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट हो जाइए। आपका घर छोटा है जिसमें आइसोलेट नहीं हो सकते, तो भी मैं विनंती करना चाहता हूं दिल्ली वासियों को कि आपके परिवारजनों की सुरक्षा के लिए आप आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट हो जाइए। इससे ही कोरोना को रोक सकते हैं। और जब आपका पॉजिटिव आए, स्वास्थ्य कर्मचारियों को विगत 5 दिनों में आप किन किन को मिले हैं, सारे लोगों का सूची भी दे दीजिए, जिससे वो लोग उनका कॉन्टेक्ट कर इनका भी टेस्ट कर लें। अगर इतना करेंगे तो हम दिल्ली को सफलतापूर्वक बाहर निकाल पाएंगे। और मुझे भरोसा है कि अब हमने जिनको ज़्यादा बुखार है, कुछ ज़्यादा लक्षण है, उनको आइसोलेट करने का और अस्पताल में ले जाने की नीति करी है। उनको होम आइसोलेशन में नहीं रखते हैं, इसलिए मृत्यु की दर भी कम होगी, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के तहत, प्रॉपर मेडिकल ऑब्जर्वेशन के तहत होंगे। पहले जो 2 दिन में ही मृत्यु हो जाती थी, मुझे लगता है इसमें भी हम सुधार कर पाएंगे।
और अंतिम संस्कार हो या किसी भी चीज को छोड़े बगैर पूरी स्थिति को रिव्यू किया गया है और प्रधानमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि दिल्ली को इस संकट से बाहर निकालना है। और मुझे भरोसा है दिल्ली सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हम सब मिलकर दिल्ली को बाहर कोई निकालेंगे। टाइम फ्रेम रखा है कि टाइम फ्रेम इसका नहीं हो सकता, मगर आप कुछ ही दिनों में इतना देखेंगी कि बढ़ता हुआ कम हुआ है। जी अगर 5.5 लाख होना है तो आज 2.5 लाख होना चाहिए था, हाँ मगर हम अच्छी स्थिति में हैं और धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। एक सभी कांटेक्ट में आए हुए लोगों का टेस्टिंग होने के बाद ही एक एग्जैक्ट डिजाइन हमारे सामने, एक एग्जैक्ट जिसको कंप्लीट पिक्चर कहते हैं, वो हमारे सामने आ पाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था सर कि एक इंटरव्यू करूंगी जहां पर आप पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे। ज्यादा नहीं, जरा भी नहीं करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।